जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग 6 मंथली करंट अफेयर्स घटना सार की बुक आई है, उसको कवर करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये बुक खरीद लें, ताकि साथ साथ में आप लोग भी पढ़ते चले तो अच्छे से आप लोग को रिटेनिंग। इसके पहले हम लोग एमसीक्यू माध्यम से पूरे साल का करंट अफेयर और मंथली मैगजीन के माध्यम से, जो यूपीएससी हिंदी की मैगजीन है उसके माध्यम से हम लोगों ने मंथली करंट अफेयर्स कवर कर लिया है। दोस्तों, आप लोगों से बस एक विनती है कि आप इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, अपने स्टेटस पे लगाएं और जो भी आप ग्रुप में है उनमें शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स लाएं, ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग प्रोवाइड करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये एक रिस्पांस दिया कि समसामयिक घटनासार की जो बुक है उसको कवर करा दिया जाए। तो उसी और हम लोग आज चलते हुए सबसे पहला लेक्चर यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, जिसमें समसामयिक घटनासार एक नोट्स के माध्यम से हमने कवर कराया है। इसके अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आप लोग ये बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग डायरेक्टली इसके वन लाइनर जो भी इसमें वन लाइनर लिखे हुए हैं उसके पॉइंट्स को छोड़ करके डायरेक्टली जो राष्ट्रीय हित की न्यूज़ लिखी हुई है 15वें पेज से, वहां से हम लोग राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ है हम लोग का नोट्स और इसी के बिहाफ पर हम लोग पूरा घटनासार कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज ये पहला लेक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक एक न्यूज़ कवर की गई है। जिस न्यूज़ की जितनी इंपॉर्टेंस है उतना उसको समय दिया गया है, जिसकी इंपॉर्टेंस कम है उसको कम समय दिया गया है। लेकिन कोई भी न्यूज़ स्किप नहीं की गई है, क्योंकि आयोग में मेरे चचा तो बैठे नहीं है यार, देखो कि वो मुझे बता दे कि ये पेपर में ये न्यूज़ हम लोग दे रहे हैं बेटा, ये न्यूज़ जो है कवर होगी और ये न्यूज़ कवर नहीं होगी। तो क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, अपने हिसाब से समझ सकते हैं। लेकिन ये नहीं आएगी और ये आएगी, ये कोई नहीं कह सकता है, ठीक है। आयोग कुछ भी दे सकता है, जो उसका मन करेगा वो दे देगा, ठीक है। चलिए आइए। और वैसे भी अब पैटर्न जो है यूपीएससी की तरफ जा रहा है, तो जब भी किसी स्टैंडर्ड चीज से कंपैरिजन होता है तो क्वेश्चन जो है बड़े वर्सेटाइल आते हैं, एनालिटिकल आते हैं। चलिए पहली न्यूज कवर करते हैं, जो कि 18वीं लोकसभा के बाद नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं तीसरे, उसके बारे में ये खबर है। तो 18वीं लोकसभा चल रही है, ये पॉइंट याद रखना है। 9 जून को शपथ ग्रहण किया, ये एक पॉइंट याद रखना है। इसके पहले के भी 3 पॉइंट याद रख सकते हैं कि 26 मई को 2014 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया, 30 मई को 2019 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया और 9 जून को 2024 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। बस एक रटना नहीं है, बस एक अनुमान रखना है कि 2 बार मई में ऐसा हुआ और इस बार जून में ऐसा हुआ। नरेंद्र मोदी जी के पहले पंडित नेहरू जो थे, वो एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 बार उस पद को सुशोभित किया, प्रधानमंत्री बने। 1952, 1957 और 1962 में क्रमशः ये जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पर अगला पॉइंट है कि शपथ का दिनांक मैंने आपको बता दिया। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो वहां पर 2 पॉलिसीज एक्ट हुई और उसके पॉलिसीज के अंडर में ही आसपास के बहुत सारे देशों के जो भी प्रधान लोग थे उन लोगों को बुलाया गया, यानी कि या तो प्रधानमंत्री को बुलाया गया, या तो राष्ट्रपति को बुलाया गया, या कभी कभी विदेश सचिव या विदेश मंत्री भी आए, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कौन कौन आया इसके बारे में एक जिक्र कर लेते हैं। पहले तो 2 पॉलिसी का नाम समझिए। एक है नेबरहुड पॉलिसी, जो यहां पर लिखी हुई है। पहला है नेबरहुड पॉलिसी के अंतर्गत और दूसरा है सागर विजन के अंतर्गत। कुछ देशों के जो आपके प्रधानमंत्री लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है। तो पहला बांग्लादेश है। बांग्लादेश की शेख हसीना आई, जो कि वहां की प्रधानमंत्री है। श्रीलंका के आए रानिल विक्रमसिंघे, जो कि वहां के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोगबे जी आए। सेशल्स काफी इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर में मेडागास्कर के आसपास में एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है सेशल्स, और वहां के वाइस प्रेसिडेंट आए। तो इस पर क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पहले तो यहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा कोई व्यक्ति आ गया जो कि वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति है, ठीक है। और दूसरी चीज, सेशल्स जो कंट्री है वो अपने आप में काफी स्पेशल है। आपको एक बार लोकेशन देख लेनी चाहिए। अब जब आप जाओगे भारत के नीचे और मेडागास्कर के दाहिने साइड में, तो आपको सेशल्स एक छोटी कंट्री दिखाई देगी। अहमद अफीक जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट थे, जो कि यहां पर आए भारत में। फिर मालदीव के प्रेसिडेंट आए मोहम्मद मुइज्जू। काफी ज्यादा मालदीव भी चर्चा रहा पिछले 4-5 महीने से। क्यों चर्चा में रहा ये आपको पता होगा। मुइज्जू ने ये कहा कि जो भी यहाँ पे, फिर से बता रहा हूं कि जनवरी 2024 में क्या हुआ कि जो मालदीव के अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की गई, कुछ नस्लवादी टिप्पणियां की गई। इस कारण से थोड़ा तनाव आया। उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि हमारे पास एक लक्षद्वीप है जिसको हम लोग डेवलप करेंगे और मालदीव से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे, ठीक है। आपको बताना चाहता हूं कि एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन कैक्टस। एक सेकेंड।
ऑपरेशन कैक्टस, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ हुआ था? तो ये भी आपके मालदीव में ही हुआ था। कब हुआ था ये चीज आप जान लीजिए, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको कहीं दिखाई दे जाए। तो 1988 में हुआ था। तो इस कारण भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोइजू के कारण काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा, क्योंकि मोइजू जो है वो चाइना के पक्षधर हैं, ठीक है, और चाइना की ओर उनका झुकाव ज्यादा है। तो कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद वो प्रधानमंत्री की जो ओथ सेरेमनी थी उसमें आए थे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मॉरिशस के पीएम आए थे जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ, और नेपाल के आए थे पुष्प कमल दहल प्रचंड। हालांकि अभी आपको पता होगा परसों जो है पुष्प कमल दल प्रचंड की जो सरकार है वो गिर गई है और केपी ओली जो है वहां के नए प्रधानमंत्री होंगे। यहाँ एनडीए के बारे में कुछ जानकारी दी है कि कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो मिल करके नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाती हैं, जिसमें जनता दल यूनाइटेड भी है, और इन सब को हम लोग भाजपा के नाम से भी एक तरह से जानते हैं, ठीक है। आ जाइए, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी। अगला आइए कि मंत्रिमंडल में वर्तमान में 71 मंत्री हैं, जिसमें से 7 फीमेल्स हैं, ठीक है। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए लेक्चर को 1.25 पर चलाइएगा, जो लोग भी प्रीमियर नहीं देख रहे हो। अगर आप प्रीमियर लेक्चर ही देखोगे तो फिर सेम स्पीड पर ही चलेगा, ठीक है। तो 7 महिलाएं इस बार मंत्रिमंडल में है, 27 ओबीसी मंत्री हैं, 5 एससी हैं, 5 एसटी हैं और 5 ही माइनॉरिटीज को भी शामिल किया गया है। लेकिन याद रखना है कि माइनॉरिटीज में एक भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं किया गया है, जो कि अपने आप में काफी शॉकिंग है, ठीक है। फिर 33 नए मंत्री शामिल हुए हैं। आपको पता है कि कई पार्टियां हैं जो मिल करके अपना समर्थन दी हैं और सरकार जो है बहुमत में आई है। तो क्योंकि भाजपा या एनडीए कह सकते हैं कि मतलब अपने खुद ही बहुमत में नहीं थी अकेले, ठीक। तो 33 नए मंत्री हैं, जिसमें कि शिवराज सिंह को कृषि एवं किसान कल्याण मिला हुआ है। हालांकि ये पुराने मंत्री हैं, बस कुछ की पोस्ट मैं बता रहा हूं। जब आप बुक देखोगे तो बुक में बहुत ज्यादा मंत्री और उनके बारे में सारे मंत्री का पोर्टफोलियो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने केवल उन्हीं मंत्रियों का पोर्टफोलियो यहां पर दिया है जो एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और उसके साथ साथ रसायन मिला है। तो रसायन वाला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि रसायन मंत्री कौन है, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्री आपके जेपी नड्डा है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मिला है, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है राम मोहन नायडू या एम नायडू, RM नायडू, इनको आप जान सकते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनको नागरिक उड्डयन या सिविल एविएशन मिला है। इसके पहले जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास सिविल एविएशन डिपार्टमेंट था, लेकिन अभी राम मोहन नायडू को मिला है, ठीक है। फिर जुएल ओरांव जो है उनको आदिवासी मामले दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को वर्तमान में दूरसंचार विभाग दे दिया गया है। तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनकी मिनिस्ट्री जो है बहुत दूसरी तरह से चेंज हो गई है। फिर अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मिला है, तो अन्नपूर्णा देवी का नाम याद रखेंगे। मनसुख मांडविया जी को श्रम और रोजगार मिल गया है मंत्रालय, तो मनसुख मांडविया का भी नाम याद रखेंगे। अभी तक मनसुख मांडविया जो है दूसरी पोस्ट पर तैनात थे, जो पिछली लोकसभा थी, लेकिन अभी वर्तमान में इनका पोर्टफोलियो श्रम और रोजगार मंत्रालय का हो गया है। जी किशन रेड्डी जी को खेल एवं युवा मामले और कोयला खनन जो है इनको मामला दिया गया है। श्रम रोजगार खेल एवं युवा मामले, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको घेर दे रहा हूं। ये दोनों ही पोर्टफोलियो किसके पास है? मनसुख मांडविया के पास है। जी किशन रेड्डी को कोयला खनन मिला है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। जी किशन रेड्डी, इनको कोयला खनन मंत्रालय मिला है। चिराग पासवान को मिला है खाद्य प्रसंस्करण। आपको पता है कि ये रामविलास पासवान के लड़के हैं। खाद्य प्रसंस्करण विभाग इनको चिराग पासवान जी को 18वीं लोकसभा में मिला है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखोगे तो सबसे पहला नाम मिलता है मुकेश दलाल, जो कि निर्विरोध जीते हैं 18वीं लोकसभा में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से, ठीक है। मुकेश दलाल जो है वो निर्विरोध जीत गए हैं सूरत निर्वाचन क्षेत्र से। पुष्पेंद्र सरोज सबसे युवा सांसद बने हैं, जिनकी उम्र 25 साल 3 महीने है। नाम है पुष्पेंद्र सरोज। और यूपी पीसीएस बहुत ज्यादा प्यार करती है इस तरह के क्वेश्चन से, ठीक है। तो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन इस तरह के देना बहुत पसंद करती है, जो कि बहुत कॉर्नर के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोग अपने करंट अफेयर्स में कवर नहीं किए होते हैं, ठीक है। ध्यान ही नहीं जाता है लोगों का। तो पुष्पेंद्र सरोज का नाम भी याद रखना है। सबसे युवा सांसद है, 25 साल 3 महीने के। अमृतपाल सिंह संधू, जेल में रहते हुए इस कट्टरपंथी खालिस्तानी अलगाववादी नेता ने पंजाब निर्वाचन क्षेत्र, जो कि खडूर साहिब है, वहां से जीत दर्ज की है। तो अमृतपाल सिंह संधू याद रखिएगा। संधू कहां से जीते हैं? तो संधू जीते हैं खडूर साहिब से, और ये उस समय जेल में थे। अगर बात किया जाए 543 टोटल सांसदों में से, तो 74 महिलाएं हैं, लेकिन अभी मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं हैं उसका आंसर होगा 7 महिलाएं, ठीक है। भर्तृहरि मेहताब को
प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर होता है एक एल्डेस्ट मेंबर को प्रोटेम स्पीकर ऐसे ही निर्वाचित कर लेते, निर्वाचित वर्ड नहीं होगा, मनोनीत कर लेते हैं आपस में ही जितने लोकसभा में बैठने वाले लोग हैं, और फिर वो लोकसभा के सारे लोगों को क्या करता है? सदस्यता की शपथ दिलाता है। ठीक है, लोकसभा की शपथ दिलाता है। तो भर्तृहरि मेहताब नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, सिक्किम तथा उड़ीसा में भी उसके बाद चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव। तो ये भी याद कर सकते हैं कि कौन से 4 स्टेट में चुनाव हुए हैं, हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अब हम लोग देखते हैं कुछ और न्यूज, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शेख हसीना, और वो भारत यात्रा पर आई। ठीक है, शेख हसीना जी के बारे में एक बात और बता देता हूं कि शेख हसीना जी किसकी लड़की हैं, किसकी पुत्री हैं? तो ये हैं डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, शेख मुजीबुर रहमान कौन है दोस्तों? तो ये आपके फाउंडिंग फादर, यानी कि जो बांग्लादेश बना है उसके पितामह कहे जा सकते हैं, और पहले प्रेसिडेंट भी थे बांग्लादेश के। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि शेख हसीना जी शेख मुजीबुर रहमान की ही लड़की हैं, जो कि फाउंडिंग फादर हैं, यानी कि बांग्लादेश को बनाने में जो मुख्य व्यक्ति था वो ही उन्हीं की लड़की हैं। ठीक है, आगे बात होती है कि भारत और बांग्लादेश में राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा चलेगी, और चटगांव था कोलकाता के बीच, चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा चलेगी। तो दो इसमें समझौते हुए, पहला हुआ ट्रेन सेवा का और दूसरा हुआ बस सर्विसेज का। याद रखिएगा, दोनों प्लेस याद रखिएगा। तो राजशाही से कोलकाता ट्रेन चलेगी, और आपकी चटगांव से कोलकाता, ठीक है, क्या चलेगी? बस चलेगी। ठीक, फिर बांग्लादेश के इलाज के इच्छुक लोग, बांग्लादेश में ई मेडिकल वीजा इनके लिए दी जाएगी। जो भी इलाज के इच्छुक लोग हैं वो आकर के ई मेडिकल वीजा के थ्रू भारत में इलाज करा सकते हैं। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज खोला जाएगा जिसका नाम है DSSC वेलिंगटन में। ठीक है, रक्षा सेवा कमान और स्टाफ कॉलेज DSCSC मीरपुर रक्षा क्षेत्र हेतु खोला जाएगा। तो 2 कॉलेजेस खुल रहे हैं। पहला है रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, उसको ये जान सकते हैं इंग्लिश वाले कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, और जो दूसरा आता है यहां पर वो है आपका डिफेंस सर्विसेज, सेम डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज। ठीक है, तो 2 कॉलेज भी खोला जा रहा है इन लोग के आपसी सहयोग से। ठीक है, तो ये थी शेख हसीना की पहली मतलब पहली नहीं, शेख हसीना की यात्रा। ठीक है, जो कि भारत में आई थी। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। कोझीकोड से संबंधित दूसरी न्यूज है। कोझीकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना दिया गया है। तो बात करते हैं यूनेस्को साहित्य शहर के बारे में। तो UCCN यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत कोझीकोड जो शहर है, नाम याद रखिएगा, आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। कोझीकोड जो शहर है उसको यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में क्या दिया गया है? तो यहां पर वरीयता दी गई है। केरल के इस शहर को मिल चुका है मूर्तियों के शहर का भी टैग। ठीक है, तो इसके पहले मूर्तियों के शहर का भी टैग इसको मिल चुका है 2012 में। ठीक है ना, यानी कि सिटी ऑफ आइडल भी इसको मिल चुका है 2012 में, ये टैग मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 पास हुआ है। सरकार देख रही है कि परीक्षाओं में बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। बहुत सारे लोग कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से पेपर लीक कर दे रहे हैं या सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं। तो उससे संबंधित लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 पारित हुआ। ये 21 जून को जो है लागू हुआ है। इसमें 2 प्रावधान करते हैं कि 10 साल की कैद से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर अनुचित साधन का प्रयोग करोगे तो क्या होगा, और अगर नकल रोकथाम के लिए तो क्या होगा। तो इसमें 2 बातें हैं, अनुचित साधन प्रयोग और नकल रोकथाम। ठीक है, हालांकि ये दोनों साथ में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बस मैंने इसको अलग लिख दिया है कि 3 से 5 साल की मिनिमम सजा होगी। ठीक है, 3 से 5 साल की मिनिमम सजा हो रही है और 10 लाख रुपए जुर्माना इसमें लगेगा। ठीक, तो कभी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कितने रुपए जो है जुर्माने के रूप में लिए जाएंगे, तो 10 लाख रुपए की मिनिमम राशि जो है जुर्माने के रूप में लिए जाएंगे, और 3 से 5 वर्ष की मिनिमम सजा होगी। ठीक, अगर संगठित अपराध हो रहा है और बहुत सारे लोग इसमें हैं तो वो
5 से 10 साल की सजा के साथ साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। किसको किसको कवर करेगा? तो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग और एनटीए के द्वारा यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा ली जाने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सब कुछ इसके अंडर में आएंगी। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि लोक परीक्षा अधिनियम, अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम जो है 2024 ये परीक्षा में आप लोग को देखने को मिले। इसमें यह भी पूछ सकता है कि कितने वर्ष की प्रावधान रखा गया है, तो 10 वर्ष का कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना का प्रावधान इसमें रखा गया है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सी परीक्षाएं कवर होंगी। तो जो भी यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग और नेशनल टैलेंट एजेंसी, टेस्टिंग एजेंसी जितनी भी परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है वो सभी इसमें जो है कवर होंगी। अगला है प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार। प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये ऐसी खबर है जिस पर लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह का इंपॉर्टेंस रखती है। अब बता रहा हूं कि प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार क्या है। भुज में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में, ठीक है। और जो आपका ये स्मृति वन भूकंप स्मारक है, ठीक है, भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक है, उसको इस्टेब्लिश किया 28 अगस्त 2022 में, ठीक है। हुआ क्या कि जब भूकंप आया तो उस जगह पर टोटल मिलाकर के 21 साल बाद एक भूकंप स्मारक जो है बना दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो यूनेस्को ने उसी भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक को दुनिया के सबसे 7 खूबसूरत संग्रहालय में शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो यूनेस्को ने क्या किया कि दुनिया के सबसे 7 खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में उसको शामिल कर दिया गया। इसमें से कुछ का नाम मैं यहां पर बता रहा हूं। A4 आर्ट म्यूजियम है चाइना का, ध्यान दीजिएगा, A4 आर्ट म्यूजियम है चाइना का, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम है आपके इजिप्ट का, और भुज जो है वो तीसरे नंबर पर ये शामिल किया गया है जो है भारत की ओर से स्मृति वन भूकंप स्मारक के रूप में, ठीक है। तो ये 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर जापान का एक आता है सिमोसा आर्ट म्यूजियम, फिर आता है पेलिस हेट लू नीदरलैंड्स का, अक्रॉस एजिस म्यूजियम ओमान का, और पॉलिश हिस्ट्री म्यूजियम पोलैंड का। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कि हाल ही में प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार में निम्न में से कौन सा म्यूजियम सबसे पहले 7 म्यूजियम्स में से नहीं है, ठीक है। या ये भी पूछ सकता है कि प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार में भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक को कौन सा स्थान मिला, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, ठीक है। या इनमें से कोई नहीं, तो तीसरा मिला, आपको पता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार हो सकता है कि एग्जामिनेशन में इस तरह के घटिया प्रश्न आरओ में देखने को जरूर मिल जाए, ठीक है। वैसे मुझे आशा तो यूपीपीसीएस की है कि करंट के पोर्शन में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, अब देखिए मैंने क्यों कहा कि बुक खरीद लो, क्योंकि जिन लोगों ने भी बुक खरीदी होगी वो क्रमशः मेरी न्यूज को उस बुक में से डायरेक्टली पढ़ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि बुक में कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें दी हों, तो आप एक बारी अगर रीड किए रहोगे या एक बारी पढ़ लोगे तो और अच्छे से आपके दिमाग में खुद से बैठ जाएगा, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरी कुछ चीजें आपके दिमाग में जाती हैं। जैसे आपने 100% सुना, अगर पूरा लेक्चर देखा, 100% सुना, तो आपके दिमाग में जाएंगी 50% चीजें, ठीक। अगर आप रिवाइज करोगे तो हो सकता है 10%, 15% और बढ़ जाए, लेकिन रिवाइज तो बहुत कम लोग करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं वो बुक खरीद लो, क्योंकि बुक से जब आप रीडिंग करोगे तो हो सकता है 65% तक रिटेन रह जाए, और अगर एक बार एग्जाम के टाइम में रिवीजन और हो गया तो वो 75 क्रॉस कर जाएगा, जो कि एग्जाम में ऑप्शन टिक करने के लिए परफेक्ट होता है, ठीक है। आइए अगला, यहां पर जो न्यूज मैंने कवर किया, जो उस बुक में दिया हुआ था कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक जो है बनी है, कहां पर बनी है? तो ये बनी है आपके सीएसआईआर के मुख्यालय भवन में, ठीक है, नई दिल्ली में। और कब बना है? तो पृथ्वी दिवस समारोह के दौरान भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का जो है शुभारंभ किया गया है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, चीजें जो है अब कवर हो जाएंगी। चलिए, अगला आता है कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बना है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हालांकि मैं इस पर डॉलर बनाऊंगा तो ये मिट जाएगा, बना हुआ है, ठीक। तो ये जो है आपका बिटकॉइन टाइप का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बना है और उस पर मेमू ट्रेन चलाई गई है, ठीक है। मेमू ट्रेन टोटल 46 किलोमीटर चलाई गई इस पर, जो कि संगलदान से लेकर रियासी तक बना हुआ है। देखिए बात आती है बक्कल की, तो बक्कल एक पॉइंट है इसका और कौरी दूसरा पॉइंट है। पुल बिल्कुल इसी तरह बना है, जाकर यूट्यूब करोगे तो बहुत खूबसूरत पुल बना हुआ है, मजा आ जाएगा देख करके। पुल की जो टोटल लंबाई है वो 1.3 किलोमीटर है, जैसा कि फोटो में मैंने दिखाया है, और ये नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है।
वहां के लोगों को कभी विश्वास नहीं था कि इस तरह इतनी ऊंची पहाड़ियों पर कभी ये पुल बन सकता है, कभी ट्रेन भी जम्मू कश्मीर के इस तरह के पहाड़ी इलाकों को जोड़ सकती है। लेकिन धन्य हो भारत की सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया, उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज यूज की गई, उन सब के कारण जम्मू कश्मीर अब ट्रेन की दूरी पर आ गया है। मतलब अब पहाड़ों में ट्रेन भी चलेगी। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा है? तो ये हिस्सा है USBRL का। इसको याद रख लीजिएगा। क्या है USBRL? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है वो काफी पहले सैंक्शन हुआ। सैंक्शन कब हुआ? सैंक्शन हुआ ये 1994-95 में। ठीक है, काफी जानने वाली बात है। इतने पहले समय ही ये जो है सैंक्शन हुआ था, लेकिन बन करके अभी तैयार हुआ है। ये बक्कल से लेकर कौरी तक है। 1.3 किलोमीटर लंबा, 359 मीटर ऊंचा ये पुल है। उसके साथ साथ ये विस्फोट रोधी है, यानी कि किसी भी तरह का विस्फोट होगा तो इस पुल पर कोई परेशानी नहीं आएगी। सिस्मिक जोन 5 में आता है। सिस्मिक, आपको पता होगा सिस्मिक जोन क्या होता है? रिक्टर स्केल होती है। ठीक, रिक्टर स्केल क्या होती है दोस्तों? तो जो भी भूकंप होते हैं उनको उनकी तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, उसी को रिक्टर स्केल कह रहे हैं। तो सिस्मिक जोन बनाए जाते हैं, जैसे पहला सिस्मिक जोन, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे आपका गोरखपुर जो है वो सिस्मिक जोन 4 में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भूकंप नेपाल से नजदीक है या हिमालय से नजदीक है कह सकते हो, तो भूकंप आने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा है। तो सिस्मिक जोन 4 में ये पड़ता है। उसी प्रकार सिस्मिक जोन 5 तक के लिए जो है इसको, जो ये आपका रेल लिंक है, इसको प्रिपेयर किया गया है कि अगर 5वें स्तर का भी भूकंप आता है, बहुत डिवास्टेटिंग या क्षतिग्रस्त करने वाला या तबाही फैलाने वाला भी भूकंप आ जाता है, तो भी ये पुल जो है उसको बियर कर लेगा। 120 साल के आसपास इसका लाइफ स्पैन समझा जा रहा है कि कम से कम 125 साल जो है ये पुल चलेगा। ठीक है, चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगला है तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला जो है एरोड्रम। ठीक है, तो ये एरोड्रम है, यानी कि पहला एयरपोर्ट बना दिया है तिरुवनंतपुरम में, जो कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल है। अब लैंडफिलिंग क्या होती है? जैसे वेस्ट को क्या करते हैं ना, ले जाते हैं और किसी एक जगह पर जमीन में गड्ढा खोद करके डंप कर देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं लैंडफिल। लेकिन जब उस एयरपोर्ट से कोई ऐसा वेस्टेज निकलेगा ही नहीं, तो लैंडफिल करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो जीरो वेस्ट लैंडफिल यानी कि ZWL का सर्टिफिकेशन होता है। उस प्रकार से ये जो है पहला एयरपोर्ट बन गया है तिरुवनंतपुरम का, जो कि जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। अब दिया किसने? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र में यह सम्मान दिया गया है। और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ISO 14001-2015 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, उसके अंतर्गत क्रेडल टू क्रेडल सिद्धांत को कम करना है। इसका जो है पर्यावरण प्रदर्शन सुधार में क्या करना है? बढ़ावा देना है। ठीक, तो ये था न्यूज। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये न्यूज। ठीक है, क्योंकि जीरो वेस्ट लैंडफिल जो है अपने आप में प्रकृति के प्रति एक तरह से समझ सकते हो कि काफी ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है प्रकृति को। अगला आता है WHO ने NIIMH राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO का सहयोगी केंद्र के रूप में नामित कर दिया है। तो स्थित कहाँ है ये संस्था? संस्था स्थित है हैदराबाद में। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। क्या नाम है संस्था का? तो भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान नाम है इसका। तो WHO के द्वारा मान्यता दिया जाने वाला भारत का तीसरा जो है इंस्टीट्यूट है। 4 साल की ड्यूरेशन, यानी कि 4 साल के लिए इसको मान्यता दी गई है। अब WHO जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान है, उसको अपने सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि हाल ही में अगर ऐसा प्रश्न बनाता है कि हाल ही में WHO ने अपने सहयोगी केंद्र के रूप में किस संस्थान को नामित किया है, तो नाम है उसका राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान या NIIMH। ठीक है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। कितने साल के लिए नामित किया? तो 4 साल के लिए नामित किया। चौथा इंस्टीट्यूट है, तो भारत का तीसरा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसके पहले किसको किसको नामित कर चुका है? तो का नाम यहाँ पर क्लियरली नहीं दिया, बाकी दो का नाम, तो इसलिए उसको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंग्लिश वाले भी जान जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, NIIMH करके नाम है। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये कृषि और भूमि 2 AI एंकर। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली वो वीडियो वहाँ पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण खत्म हो गया। हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से न्यूज़ चेंज हो रही थी, जो मैं उसमें एक बात गलत बता रहा था। न्यूज़ यहाँ से चेंज हो रही है। ठीक है, ठीक है।
चलिए, तो कृषि और भूमि नाम के एआई एंकर हैं, किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो डीडी किसान द्वारा लॉन्च किए गए हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कृषि तथा भूमि अभी क्या हैं या किस रूप में जाने जाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूपी एंकर है जो कि डीडी किसान द्वारा लॉन्च किया गया है। डीडी किसान के 9वीं वर्षगांठ पर जो कि डीडी किसान जो है 26 मई 2015 को लॉन्च हुआ, एक चैनल था, उसके 9वीं वर्षगांठ पर कृषि तथा भूमि एआई एंकर्स को लॉन्च किया गया है। ये ट्रांसलेट कर सकते हैं टोटल 50 भाषाओं को, 50 लैंग्वेजेस को, और पहला गवर्नमेंट चैनल है ये सब करने वाला। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे कि इट्स अ फर्स्ट गवर्नमेंट चैनल जो कि इस तरह के इनिशिएटिव लेकर के आया है, कृषि तथा भूमि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स को लेकर के आया है। ठीक है, अगला है रामसर साइट्स के बारे में एक बात करता है। तो यहां पर नागी और नकटी ये दो बर्ड सेंचुरी हैं जो कि मैन मेड है और जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में आती हैं। ठीक है, तो नागी और नकटी ये दोनों नाम याद रखेंगे। अब इसको लेकर के टोटल रामसर साइट्स जो इंडिया में है वो 82 हो गई हैं। अगर बात करें रामसर साइट्स की तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स वर्ल्ड में जिसके पास हैं वो कंट्री है यूके, और दूसरी कंट्री है मेक्सिको, जहां पर क्रमशः 175 और 144 रामसर साइट्स हैं। इंडिया में मैंने बताया कि वर्तमान में कितनी साइट्स हैं, तो टोटल रामसर साइट्स हो गई हैं 82। ठीक है, 82। एक बात और बताना चाहता हूं कि जो रामसर कन्वेंशन है वो वेटलैंड्स के लिए हुआ था। कहां पर हुआ था? तो रामसर नामक शहर, रामसर शहर जो कि ईरान में पड़ता है, वहां पर हुआ था। कब हुआ था? तो 2 फेब 1971। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्टैटिक का पोर्शन मैंने बताया है, बहुत ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि स्टैटिक का भी हम लोग 108 दिन की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, तो खचपच नहीं करना है इधर उधर। एक करंट की न्यूज़ करंट की तरह से चलेंगे, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी स्टैटिक की बस उतनी ही बताई जाएगी। अब जबरदस्ती की घोड़े के 4 पैर होता है, 2 आंखें होती हैं, एक पूंछ होता है, इसमें बहुत सारे बाल होते हैं, मैं गिन के बताता हूँ, इस तरह का काम नहीं करना है। बस उतनी चीज़ें ही बताते हुए चलूंगा जितनी चीज़ें एक्चुअली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आंख में धूल झोंकने का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया गया है। ये स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1992 में, और WCC ने यानी कि विश्व शिल्प परिषद ने यह कार्य किया है, श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दिया है। जयपुर, मामल्लपुर और मैसूरू के बाद चौथा शहर होगा श्रीनगर, जिसको शिल्प के लिए चुना गया है। UCCN के द्वारा भी इसको क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, तो UCCN यानी कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी इसको एक शिल्प के लिए टैग मिल चुका है। उसके अलावा अभी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल में भी इसको चुना गया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व स्मृति रजिस्टर। ठीक है, तो ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड या विश्व स्मृति रजिस्टर क्या है समझते हैं। इसकी 10वीं आम सभा मई 2024 में उलान बटोर में ऑर्गेनाइज की गई, यानी कि विश्व स्मृति रजिस्टर जो है उसकी एक आम सभा हुई है। 10वीं आम सभा हुई, कहां पर हुई? उलान बटोर में हुई। उलान बटोर किसकी कैपिटल है? तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर। कहां पड़ता है मंगोलिया? तो चाइना के जस्ट ऊपर जब आप जाओगे तो मंगोलिया पड़ता है। कौन सा ऐसा शासक था जो बहुत भीषण था और काफी रक्तपात मचाया था? उसका नाम है आपका तेमुचिन। तेमुचिन को आप चंगेज खान के नाम से जानते हैं, तो चंगेज खान मंगोलिया का ही शासक था। ठीक है, भारत की शासक का मतलब कि वो तो एक तरह से ट्राइब्स था ना, तो ट्राइब था, लेकिन पैदा वो मंगोलिया में ही हुआ था। भारत की महान कृतियां, जैसे टोटल 20 में से कितनी शामिल की गई हैं उसका नाम इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन यहां से बनने की काफी ज्यादा संभावना है। 4-5 कृतियां हैं। पहला है रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, अकबर के टाइम में लिखी गई है, हर गीतिका छंद में लिखी गई और अवधी भाषा में लिखी गई। तो तीनों पॉइंट याद रखेंगे। पहला है रामचरितमानस, तुलसीदास जी के समय में लिखी गई, तुलसीदास जी ने लिखी, हर गीतिका छंद में लिखी गई। ठीक है, मतलब उसका अगर देखेंगे कि किस रूप में लिखी गई तो छंद रूप में लिखी गई, और एक स्पेशल छंद है जिसका नाम है हर गीतिका छंद, तो इस रूप में लिखी गई। फिर कौन था उस समय शासक? तो मुगल शासक अकबर था उस समय जब ये लिखी गई, और अवधी भाषा में लिखी गई। अगला है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो विष्णु शर्मा, ये VS मतलब है विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र। फिर आता है सहृदय लोकलोचन। सहृदय लोकलोचन आनंदवर्धन जी ने लिखी थी। कश्मीर के सम्राट अनंतिवर्मन 9वीं शताब्दी में उस समय शासन करते थे, उनके समकालिक थे ये आनंदवर्धन, जिन्होंने सहृदय लोकलोचन लिखी। और लास्ट जो है सुल्ताना का सपना, इसको रुकैया हुसैन ने लिखा। नारीवादी का काल्पनिक जो है एक तरह से चित्रण करती हैं,
तो ये चारों ही कृतियां जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जो भी लेक्चर लिया जाए उसको एक बारी फुली रिवाइज कर दिया जाए, ठीक है। तो ये जो दूसरा लेक्चर बनाना स्टार्ट किया हूं अभी, तो ये 5.5 मिनट का बना। इसके पहले वाला जो ब्रेक हो गया था टेक्निकल एरर से, वो 22 मिनट का बना था, ठीक। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर जाता है, या मान लीजिए 1 ही घंटे का जाता है, तो भी उसके लास्ट में पूरा एक टॉपिक रिकैपिचुलेट करके ही हटा जाए यहां से। चलिए, अगला जो न्यूज में लेकर के आया हूं, वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन, यानी कि इंटरनेट शटडाउन को लेकर के है कि वर्ल्ड वाइड किस तरह से इंटरनेट शटडाउन होता है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट आई। तो गैर लाभकारी समूह एक्सेस नाउ और कॉपीराइट ऑन, ठीक है, ये दो जो है समूह ये लेकर के आते हैं इंटरनेट शटडाउन के ऊपर एक रिपोर्ट। तो ये बताता है कि 283 वैश्विक मामले, यानी कि वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में 283 बार मामले देखे गए जबकि इंटरनेट को शटडाउन कर दिया गया किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसमें से लगभग 116 मामले, ठीक है, लगभग इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि डेटा बहुत क्लियर नहीं होता ना, 116, 115, 117 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 116 जो लिखी हुई बात है, लगभग 41% नियर अबाउट टोटल वर्ल्ड के इंटरनेट शटडाउन में भारत का जो है ये हिस्सा है, और भारत इसमें नंबर 1 पर चल रहा है। इंटरनेट शटडाउन से क्या समझेंगे? इंटरनेट शटडाउन का मतलब है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं बैन किया जा रहा है, जो हम लोग का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज और देखता है कि फर्स्ट फ्रॉम कंसेक्यूटिव 6th ईयर, ये अगर देखा जाए तो भारत लास्ट 6 वर्षों से पहले नंबर पर ही रह रहा है, और इस वर्ष भी पहले नंबर पर ही है। दिखाता है कि सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा, इंटरनेट शटडाउन। रिपोर्ट का नाम ही है कि लोकतंत्र किस तरह से सिकुड़ रहा है और हिंसा किस तरह से बढ़ रही है। मुख्यतः इसमें यह बताया गया कि मणिपुर और पंजाब में इस तरह के शटडाउन मैक्सिमम देखे गए, ठीक है। और इसके बाद जो कंट्रीज आती हैं उसमें है दूसरे नंबर पर म्यांमार और तीसरे नंबर पर जापान। तो याद रखेंगे क्या नाम है, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन या ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन के बारे में बात करता है। 2 गैर लाभकारी समूह है, एक्सेस नाउ और कॉपीराइट ऑन। उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 41% पूरे वर्ष भर में शटडाउन हुए हैं। वैश्विक शटडाउन का इंडिया जो है पार्ट करता है। सिकुड़ता लोकतंत्र, बढ़ती हिंसा, इंटरनेट शटडाउन नाम से रिपोर्ट आती है। दूसरे नंबर पर है म्यांमार, तीसरे नंबर पर कंट्री है ईरान, याद रखेंगे। अगला है भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल क्या है? वायुसेना क्या करती है कि पैराशूट से धरती पर उतारने का परीक्षण की है AN-32 विमान से। एक क्या है, एक केबिन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस केबिन को ही भीष्म नाम दिया जा रहा है। वो पोर्टेबल हॉस्पिटल है कि जहां जरूरत होगी उस हॉस्पिटल को डायरेक्टली हम लोग स्काई रूट से उतार देंगे, मतलब किसी वायुयान के थ्रू कहीं पर भी जहां भी आपदा है वहां पर उतार देंगे। और पोर्टेबल हॉस्पिटल है मतलब जरूरत की सारी सामान, हॉस्पिटल की सारी सामग्रियां वहां मिलेंगी, तुरंत इलाज कर सकते हैं हम लोग को, जैसे जो भी बोलते हैं फर्स्ट एड, ठीक है, पहला जो प्राइमरी चिकित्सा होती है वो हम लोग वहां पर कर सकते हैं। तो ये कहां हुआ है? तो मालपुरा ड्रॉपिंग जोन आगरा में इसको किया गया है, इसको परफॉर्म किया गया है, ठीक। आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा दुर्गम क्षेत्रों में देने के लिए भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, इस नाम से जो है इसको बनाया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है BHISHM, भीष्म, ठीक है ना, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। 36 क्यूबिक बॉक्सेस होंगे। जैसे सपोज करो कि ये हॉस्पिटल आपका ऐसे हम लोग सी रूट से उतार दिया, यहां पर ऐसे ऐसे केबल ओबल लगी होंगी या इधर भी लगी होंगी, ठीक है, इसको हवा में लेकर के आए और कहीं पर उतार दिए। यहां पर मान लो कि एंट्रेंस के लिए डोर होगा ये, ठीक। 36 क्यूब्स बनाए हुए हैं, मतलब कि इसी में मान लो कि ऐसे 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 करके खाने बनाए हुए हैं, और हर खाने में कुछ कुछ चीजें जो है रखी गई हैं, ठीक। कहीं पर गोली लगने से संबंधित, कहीं पर OT का सुविधा, कहीं वेंटिलेटर की सुविधा, कहीं पर ब्लड बैंक की सुविधा, कहीं कुछ, ठीक। मतलब उसमें पार्टीशन किया गया है। मैं ऐसे छोटा सा दिखा दिया हूं आपको। उसमें जैसे आप किसी ऑफिस में देखते होगे कि ऑफिस को पार्टीशन किया जाता है, उसी तरीके से इसमें 36 पार्टीशन किए गए हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, भीष्म क्या है, एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। पिरुल लाओ पैसे पाओ, ये कहां चल रही है? पिरुल लाओ पैसे पाओ जो स्कीम है वो यूके में चल रही है, वनाग्नि रोकने के लिए। मतलब जो भी जंगल जलने लगते हैं, ठीक है, आपसी रगड़ से जलते हैं। होता क्या है कि जब पेड़ रगड़ाते हैं और वहां पर ऐसी पत्तियां उपस्थित होती हैं जिनका फ्लेम टेम्परेचर कम होता है, ज्वलन ताप, यानी कि वो जल्दी से आग पकड़ सकती हैं। जैसे सपोज करो पेट्रोल और
वो जो होता था केरोसिन, ठीक है। तो पेट्रोल और केरोसिन अगर दोनों को एक निश्चित अमाउंट की हीट दी जाए तो आप देखोगे कि पेट्रोल जल्दी आग पकड़ लेगा, ठीक है, कंपैरेटिवली, कि आधा डिग्री पहले आग पकड़ लिया या 0.25 डिग्री पहले आग पकड़ लिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका फ्लेम टेम्परेचर अधिक है, ठीक है, मतलब कि वो आग जल्दी पकड़ सकता है थोड़े न्यूनतम तापमान पर ही, ठीक है। तो इसी तरीके से ऐसे कुछ पेड़ भी होते हैं जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। तो ये शुरू कहां से हुआ? रुद्रप्रयाग से शुरू हुआ। चीड़ की पत्तियां जो होती हैं उनको ही पिरुल कहते हैं, ठीक है। तो चीड़ की पत्तियां जब गिरती हैं ना आपके ऐसे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, तो वो जल्दी आग पकड़ लेती हैं या आग को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने का कार्य जल्दी करती हैं, ठीक, क्योंकि वो सूखी पत्तियां होती हैं, पेड़ पे हरी भी पत्तियां होती हैं, तो पेड़ में एक बार आग मत भी पकड़े, लेकिन जो सूखी पत्तियां नीचे गिरी होती हैं, पिरुल जिनको कह रहे हैं, जब वो आग पकड़ती हैं तो आग मतलब वन में आग की स्थिति ज्यादा भयावह हो जाती है। कह रहा है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम की रेट से पिरुल कलेक्शन सेंटर का निर्माण किया गया है कि 50 मतलब 1 किलो लेके आओ, 50 रुपए आप लोग ले लो। तो जो भी वहां की आदिवासी जनजातियां या ऐसे जो भी लोग हैं, मतलब इंटरेस्टेड है, जिनके पास कमाने खाने का कोई जरिया नहीं है या जो जंगल को लेकर अवेयर रहते हैं, जो भी है, या छोटे बच्चे हैं, तो सब लोग जो है 50 रुपए पाने के लिए 1 किलो पिरुल इकट्ठा करके पिरुल कलेक्शन सेंटर जा रहे हैं और पिरुल को वहां पर दे रहे हैं। बर्निंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, मैंने बता दिया चीड़ की पत्तियों को। कौन सा गांव है? तो चकोरी धनारी गांव था, जहां से 25 किलोवाट क्षमता का बिजली संयंत्र भी शुरू किया गया है इसी पिरुल की पत्तियों के जला करके पूरे प्रोसेस के थ्रू, ठीक। तो पिरुल लाओ पैसे पाओ करके जो स्कीम है वो कहाँ की है? यूके यानी कि उत्तराखंड की है। किस लिए है? तो वन की अग्नि को रोकने के लिए है। पिरुल किसे कहते हैं? तो चीड़ की पत्तियों को कहते हैं। मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर दे दी है। अगला आ रहा है, एम्बर ने बताया भारत विश्व का 3rd बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री है। एम्बर क्या है? एम्बर एक रिपोर्ट निकालता है, एक संस्था है, वो बताया है कि भारत जो है विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उत्पादक देश है, ठीक। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, ठीक है, या इसी को हिंदी में बोल सकते हैं कि विश्व विद्युत समीक्षा, ठीक है, विश्व विद्युत समीक्षा नाम की एक रिपोर्ट जो है एम्बर लॉन्च करता है। एम्बर है क्या? तो यूके में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी है। यूके में ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी है, ठीक है, जिसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की है। क्या बताया है कि जापान को पीछे कर दिया है भारत ने, और 110 बीयू जो है जापान ने टोटल उत्पादित किया था, उसके जगह पर भारत ने 113 बिलियन यूनिट, ठीक है, इसका मतलब है बिलियन यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी है सोलर ऊर्जा से, ठीक है, सौर ऊर्जा से। अभी अगर एक क्रम देखा जाए तो हो जाएगा, सबसे पहले है आपका चाइना, दूसरे पर है अमेरिका, तीसरे पर है इंडिया, चौथे पर है जापान, ठीक है। इस प्रकार से जो है 3rd बिगेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री बन चुका है इंडिया, ठीक। तो इस पॉइंट को आप लोग मेंस में भी लिख सकते हो। अगर कभी रीन्यूएबल एनर्जी से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप दिखा सकते हो कि एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत जो है तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाली कंट्री बन गई है। अगला जो न्यूज है यहां पर, पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बना है। कहां का बना है? तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बना है आपके महाराष्ट्र में। तो इस न्यूज को भी जो है कवर किया गया है। संविधान पार्क इसको बोला जा रहा है, पहला संविधान पार्क। संविधान पार्क कहां का? तो ये महाराष्ट्र का, ठीक है। पुणे में स्थापित किया गया है इस पार्क को, और भारतीय सेना के साथ पुनित, ठीक है, पुनित बालन ग्रुप, ये दोनों मिल करके इसको डेवलप कर रहे हैं। उद्घाटन किसने किया है? तो लेफ्टिनेंट अजय कुमार सिंह ने किया है, जो दक्षिणी कमान कमांडिंग इन चीफ है। उद्देश्य क्या है? संविधान के संस्थापक नेताओं को श्रद्धांजलि देने का। और भारत का पहला संविधान उद्यान कहां बना था? तो जयपुर में सबसे पहले बना था। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इतने पॉइंट्स कवर हो गए होंगे। फिर से एक बारी पूरा ये वाला पॉइंट पूरा रिकैपिचुलेट कर दे रहा हूं कि पहला संविधान पार्क जो महाराष्ट्र का है उसको पुणे में स्थापित किया गया, जिसे भारतीय सेना और पुनित बालन ग्रुप है, उन दोनों के द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा था। उद्घाटन किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अजय कुमार सिंह, जो कि दक्षिणी कमान कमांडिंग इन चीफ है दक्षिणी कमान के। उद्देश्य क्या है? कि जो भी संविधान के संस्थापक नेता है उनको श्रद्धांजलि देने का। तो मुझे लगता है कि उद्देश्य जो है वो रादर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ देगा कि इसलिए। तो उसमें याद रखना है कि संविधान के जो भी संस्थापक नेता हैं उनको श्रद्धांजलि देने का कार्य करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क स्थापित किया गया है। भारत का पहला संविधान उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था, या कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया था। बता दें कि 26 नवंबर
1949 को संविधान बन करके तैयार हो गया था, कुछ धाराएं उसी दिन लागू कर दी गई थी और 26 जनवरी 1950 को जो है पूरी तरह से इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। तेंदुआ गणना रिपोर्ट आई है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन जनवरी 2022, मतलब जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग एक गणना रिपोर्ट आई है 2024 में। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो भी आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वन मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। बताया गया है कि 2022 की जनगणना के अनुसार 13,874, ठीक है, एक बार फिर से जानिए, 13,874 तेंदुआ भारत में है, जो कि 2018 से अगर कंपैरिजन करोगे तो 7.95% ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उस समय जो टोटल नंबर ऑफ तेंदुआ हुआ करते थे वो आपके 8,071 थे। यहां पर डेटा थोड़ा सा गलत है, ये 8,071 नहीं होगा, उस समय थे टोटल 12,853। ठीक है, 12,853 थे 2018 में, और अभी 7.95% की जो है इंक्रीमेंट के साथ 13,874 टोटल तेंदुओं की गणना या लेपर्ड है 2022 की गणना के अनुसार। ठीक है, तो सर्वाधिक संख्या अगर देखी जाए तो मध्य भारत और पूर्वी घाट में 8,000 के आसपास है, पश्चिमी घाट में कुल 3,000 के आसपास है, गंगा मैदान में 1,000 और पूर्वोत्तर प्रदेश में 300। ठीक है, तो एक मोटी मोटा यहाँ पर डेटा दिया गया है, एग्जैक्ट डेटा नहीं दिया है, वो आप बुक पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है सेला सुरंग के बारे में। ठीक, सेला सुरंग क्या है? इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इसको मिला है। सेला सुरंग को कंस्ट्रक्ट किया गया है बीआरओ के अंडर में, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में सेला सुरंग बनाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया, यानी कि इसको एक तरह से शुरू किया। इसका अनावरण करने के बाद 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का खिताब भी सेला सुरंग को मिला है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में भी इसको शामिल किया गया है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी जब अरुणाचल प्रदेश गए 9 मार्च के आसपास इसको जो है अनावरण किया, इसका शुभारंभ भी किया है। तो सेला सुरंग भी याद रखेंगे, एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है इनसैट 3DS के बारे में। क्या है इनसैट 3DS? आइए देखते हैं। इनसैट 3DS को किससे लॉन्च किया गया है? पहली न्यूज तो यही बनती है, तो इसको लॉन्च किया गया है GSLV F-14 के द्वारा। ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के द्वारा F-14 जो उनकी एक व्हीकल थी उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इनसैट 3DS। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो मौसम पूर्वानुमान हेतु, मतलब पहले ही मौसम विभाग जो है पूर्वानुमान कर पाए, जो है फोरकास्ट कर पाए मौसम का, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। ये तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, 3rd जेन जो है ये आपका सैटेलाइट है। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, 10 साल की लाइफ स्पैन इसकी होगी, ऐसा माना जा रहा है इनसैट 3DS का। यह पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम तंत्र की जानकारी जो है देगा। तो क्या क्या दे रहा है? पृथ्वी की सतह को देखता रहेगा, महासागरों की निगरानी करेगा, पर्यावरण, ठीक है, मौसम तंत्र, सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं दोनों पर है, इन सबकी जानकारी इनसैट 3DS देगा। चलिए अगली न्यूज जो आती है दोस्तों, मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले यूनेस्को की साइट में नामित किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट केवल यही न्यूज है, लेकिन मैंने किलो का नाम भी यहां इन्वॉल्व कर दिया है। जैसे किलो के नाम है सलहेर, ठीक है, सलहेर किले का नाम है, शिवेरी किले का नाम है, ठीक है, लोहागढ़ किले का नाम है। आप इन किलों को देखोगे तो आप देखोगे कि ये अपनी टोपोग्राफी के लिए, यानी कि दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर बने हैं, कि बहुत ऊंची सी पहाड़ी है और ऊपर जाकर के बिल्कुल ऐसे स्टीप हो जाती है। सपोज करो इस तरह की पहाड़ी है, तो किले बिल्कुल इस स्टीप पॉइंट पर बने हुए हैं, और नीचे से इनके जाने के लिए जो है तरह तरह की सीढ़ियां हैं, सुरंग हैं, अलग अलग तरीके के। ठीक है, काफी मतलब ऐसा लगता है कि लोग मराठे चढ़ते कैसे होंगे उस किले पर, इसीलिए मराठों को जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये किले बहुत ही दुर्गम इलाके में बने हुए हैं। आप जरूर एक बार सर्च करो लोहागढ़ किला यूट्यूब पर, बहुत खूबसूरत किला है, देख करके मजा आएगा। ठीक है, फिर कंधेरी का किला, रायगढ़ का किला, राजगढ़ का किला, प्रतापगढ़ का किला, ठीक है, सुवर्ण दुर्ग, पानहला, विजय दुर्ग, सिंधदुर्ग, गिरी फोर्ट, ये सारे 12 किले हैं जिसको मराठा सैन्य परिदृश्य में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी शामिल किया गया है। ठीक है, अब वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है, अब हो सकता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बन जाए भारत की एक और। ठीक है, आगे देखते हैं कि मराठाओं के द्वारा बने हुए असाधारण दुर्गों की कोटि के हैं, असाधारण दुर्ग हैं। ठीक है, बहुत ही टिपिकल रूप से बनाए गए हैं, 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य इसको विकसित किया गया। किलों का नेटवर्क जो है वो असाधारण है, टाइपोलॉजिकल विशेषताओं से भिन्न है। कोंकण
के तट पर सह्याद्री की श्रृंखलाओं में ये किले बने हुए हैं। इसे सांस्कृतिक संपत्ति श्रेणी में किया गया है शामिल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यूनेस्को में किस लिस्ट में शामिल किया गया है तो सांस्कृतिक संपत्ति है ये, उस लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। अगला है 8 आर कंजर्व्ड बाय एएसआई। इसमें से इन 12 दुर्गों में से 8 को एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, पुरातत्व जो भारत का पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा कंजर्व किया जाता है, और बाकी जो 4 किले हैं उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसके द्वारा कंजर्व किया गया है। अब कुछ बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो 1861 में स्थापित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो पहले चेयरमैन हैं वो हैं आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। तो बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पहला चेयरमैन था, ये कह सकते हैं पहली बार जिसने लीड किया, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आएगा, और जो भी पुरानी धरोहर है भारत की उसकी देख रेख और उसके बचाव के संबंध में कार्य करता है। ठीक, तो यहां पर न्यूज एक बार और कवर करता हूं कि मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किले जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नामित किए गए हैं, अभी नॉमिनेट किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण न्यूज है। ठीक है, कि जो नई शिक्षा नीति आई थी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत फारसी को भी 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर तेहरान में गए 15 जनवरी के आसपास में, तो वहां पर इसकी घोषणा की, और इससे होगा क्या, फ्यूचर ये है कि भारत और ईरान के संबंध जो है प्रगाढ़ होंगे। ईरान के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है जो फारसी है, ठीक है, जिसको हम लोग पर्शियन भी कहते थे, और एक तरह से भारोपीय भाषा है या इंडो यूरोपियन भी आप कह सकते हो, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और इसी को हिंदी में समझोगे तो भारत का भारो और यूरोपीय का पी है। ठीक है, तो भारोपीय भाषा है फारसी। अब थोड़ी बात कर लेते हैं स्टैटिक का, उसके साथ ही समझ लेते हैं क्लासिकल लैंग्वेज या जो आप सांस्कृतिक भाषाएं होती हैं, उनमें पहला फीचर यह है कि 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, और इनका अपना लिटरेचर होना चाहिए। ठीक है, इनका अपना साहित्य होना चाहिए, अपना व्याकरण, अपना काव्य इसमें रचना होनी चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। तो शेड्यूल्ड 8 के अंतर्गत आती हैं, जो अनुसूची है उसके 8वीं अनुसूची के अंदर में इस तरह की क्लासिकल या शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी। तमिल था जिसको 2004 में शामिल किया गया, संस्कृत था जिसको 2005 में शामिल किया गया, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को साथ में ही शामिल किया गया, कन्नड़ के 2008 में ही शामिल किया गया, और मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। 2014 के बाद से ऐसा कुछ भी शामिल नहीं हुई थी कोई भी भाषा, लेकिन फिलहाल 2020 में पाली और प्रकृत को शामिल किया गया। उसके साथ साथ अब पर्शियन को भी या फारसी को भी शामिल कर दिया गया है। ये सब कुछ हुआ है एनईपी 2020 के अंतर्गत। तो 3 भाषाएं और हैं यहाँ पर, पाली है, प्राकृत है और पर्शियन, ये तीनों को शामिल कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल में 9 शास्त्रीय भाषाएं आप कह सकते हैं कि हो गई हैं। ठीक है, कौन गया था तब शामिल हुआ है, तो जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, वो जब तेहरान गए थे ईरान की कैपिटल में, तब ये शामिल करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न आता है कि बोइंग से रिलेटेड। बोइंग क्या है? बोइंग विमान बनाने वाली कंपनी है जो विश्व में बड़े विमान बनाती है। जितने भी बड़े विमान आप देख रहे हो तो 2 ही कंपनीज बनाती हैं, एक है बोइंग और दूसरी कंपनी है एयरबस। तो बोइंग और एयरबस जो है 2 कंपनी है जो कि विमान बनाती हैं। उसमें भी एयरबस ये माना जाता है कि बड़े विमान बनाती है और ज्यादा बनाती है, लीडिंग कंपनी है। ठीक, अभी बोइंग के बारे में न्यूज क्या आ रही है कि बोइंग ने अमेरिका के बाहर किया सबसे बड़ा निवेश। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो बोइंग कंपनी है उसने भारत में 16,000 करोड़ की लागत से बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल सेंटर जो है इसको खोल दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड, एक सेकेंड, बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर खोला हुआ है। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक, कितने लागत से? तो 16,000 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु में खोला गया है।
अगला प्रश्न इसी में रिलेटेड है कि बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, जो महिलाओं को इस क्षेत्र में छात्रवृत्ति अथवा रोजगार के अवसर देकर भागीदारी बढ़ाएगा। आप जानते ही हैं कि जब भी बात आती है प्लेन की, तो आपने जितने एयर होस्टेस देखे होंगे या कर्मचारी देखे होंगे, वहां पर फीमेल डोमिनेट करें, इस कारण से बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई है भारत में, कि मैक्सिमम लड़कियां वहां पार्ट करें, ठीक है, उन्हें जॉब मिले और उसके साथ साथ उन्हें एक तरह की छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए अगर वो आपके इस तरह का कोई भी कोर्स परस्यू करती हैं जिससे कि वो आपके प्लेन इंडस्ट्री में जा सकती हैं। ठीक है, अगला एशे की रिपोर्ट आई है। ठीक है, एशे क्या है? तो उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, इसको बोलते हैं एशे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले ही बता दे रहा हूं कि एशे का मैं ये कह सकता हूं कि प्री में हो सकता है कि थोड़ा सा इसका पार्ट कम हो, प्री में ऐसे क्वेश्चन पर्टिकुलर ना पूछे जाए, लेकिन मेंस के लिए एशे का कोई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। पहला है नामांकन या एनरोलमेंट को लेकर के। कहता है कि 2014-15 में जितना भी नामांकन होता था उससे 91 लाख नामांकन बढ़ गया है 2021-22 में, और टोटल नामांकन की संख्या हो गई है 4.33 करोड़। ठीक है, तो पहला डेटा ये मिलता है आपको कि इनरोलमेंट से रिलेटेड 4.33 करोड़ 2021-22 में टोटल नामांकन हुए हैं। किसमें? हायर एजुकेशन में। बात कर रहा है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की बात है, अखिल भारतीय सर्वेक्षण है उच्च शिक्षा पर। ठीक, तो सारी बातें जो होंगी हायर एजुकेशन की ही होंगी। जब किसी और की बात करेंगे तो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो 2014-15 से 91 लाख एनरोलमेंट बढ़ चुके हैं, 4.33 करोड़ हो चुका है 2021-22 का डेटा ये कहता है। दूसरा है GER, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। अगर देखा जाए, सकल नामांकन अनुपात देखा जाए, तो 2014-15 से कंपेयर कर रहा है 2021-22 का। ठीक, तो 2014-15 में जो 23.7% GER था, अब वो 28.4% GER हो चुका है। तो ये जो सर्वेक्षण किया गया वो 18 से 23 साल के बच्चों पर किया गया कि 18 से 23 साल के बच्चों का अगर सकल नामांकन अनुपात देखा जाए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो 2014-15 की तुलना में वो भी लगभग 5% जो है बढ़ चुका है। 23.7 था 2014-15 में, वो 28.7 हो चुका है 2021-22 में। ठीक है, 28.4। अगला आता है फीमेल का। अगर कोई PhD करना चाह रहा है, ठीक है, पोस्ट डॉक्टरेट करना चाह रहा है, सॉरी पोस्ट डॉक्टरेट नहीं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी करना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है, तो फीमेल अगर PhD में एनरोल कर रही हैं तो ये डबल हो चुका है। ठीक है, मतलब 2014-15 के आसपास में जितनी फीमेल एनरोल करती थी PhD के लिए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए, उससे डबल फीमेल जो है एनरोल कर रही हैं। ये किसको दिखाता है? लैंगिक समानता को दिखाता है। अब देखिए, जब भी लैंगिक समानता दिखाने की बात आएगी, कभी पेपर में ऐसा कुछ जेंडर इक्वलिटी के ऊपर कुछ पूछ लिया किसी भी पेपर में या ऐसे लिख रहे हो, तो आप डेटा ये दे सकते हो कि ऐसे की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि हायर एजुकेशन में, यानी कि अगर कोई PhD करने जा रहा है तो वहां पर भी महिलाओं का जो अनुपात है 2014-15 की तुलना में वो डबल हो चुका है। ठीक है, तो किसी चीज को कहां यूज करना है उसके लिए भी मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताता रह रहा हूं। फिर बात आती है STEM डिग्री के लिए नामांकन की। तो STEM क्या है वो भी पहले समझ लेते हैं। STEM का मतलब है साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसके लिए जो नामांकन है 2021-22 में 98.5 लाख छात्र कर रहे हैं यूजी पीएचडी और पीएचडी और यूजी पीजी और पीएचडी स्तरों पर। ठीक, तो स्टेम की बात आ गई। स्टेम डिग्री के लिए नामांकन ज़्यादा हो रहा है। अब उसमें भी संस्थानों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं कि 2014-15 में जितनी भी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अभी उससे 340 यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा खुल गई हैं, जिसमें अगर टोटल यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे तो 1168 यूनिवर्सिटी अभी है। कॉलेजेस जो है आपके हैं 45,473 है, और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, यानी कि अकेले खड़े स्ववित्त पोषित टाइप के जो इंस्टीट्यूट हैं, वो 12,002 है। ठीक है, उच्च शिक्षा में अगर प्रतिशत देखा जाए तो आज भी पुरुषों का प्रतिशत 57 है, जो कि कहीं ज्यादा है महिलाओं के प्रतिशत से। यानी कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी महिलाओं को और भी शिक्षित होने की जरूरत है। यानी कि आने वाले 10 सालों में मुझे लगता है कि डेटा में और सुधार हो जाएगा, क्योंकि अब लगभग महिलाएं पुरुषों के बराबर ही पढ़ाई कर रही हैं, इवन आगे निकलने जैसा पढ़ाई कर रही हैं। तो ऐसे की रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी दोस्त मेंस के लिए जो है इस बार जा रहे होंगे, ये जो रिपोर्ट मैंने बताई है इसको कहीं स्क्रीनशॉट लेकर के, या उतने दूर का जो है अगर PDF मिलेगा तो वो एक पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको रख लेंगे, जो लास्ट टाइम में रिवीजन के काम आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पर
न्यूज क्या है, तो मुंबई में अटल सेतु बना है जिसका दूसरा नाम भी लिखा हुआ है ट्रांस हार्बर लिंक। पूरा नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको MTHL भी कहा जा रहा है। 12 जनवरी को मोदी जी द्वारा जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ या उद्घाटन हुआ। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि किस व्यक्ति विशेष ने इसका उद्घाटन किया, इसको इनॉग्रेट किया, तो मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। क्या नाम है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ऑफिशियल नाम क्या है, तो ऑफिशियल नाम जो इसका है वो है अटल सेतु न्यावा शेवा सी लिंक। ठीक, समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु है ये। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि समुद्र पर बना अभी तक भारत का सबसे लंबा सेतु का नाम क्या है, MTHL नाम है, या ऑफिशियल नाम है इसका अटल सेतु न्यावा शेवा सी लिंक। ठीक है, चलिए, सबसे लंबा सेतु किस पर बना हुआ है, ये समुद्र पर बना हुआ है। ठीक, 22 किलोमीटर का। अब देखिए इसमें कुछ कुछ बातें मैंने बताई हैं कि ये सेवरी यानी कि दक्षिणी मुंबई के सेवरी नामक पॉइंट से, ये पूरा एक ही में है, दक्षिणी मुंबई के सेवरी नामक पॉइंट से न्यावा शेवा तक जाता है जो कि नवी मुंबई में पड़ता है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट भी जुड़ा हुआ है। कितने किलोमीटर का है, मैंने बताया 22 किलोमीटर का है। कितने लेन वाला है, तो 6 लेन वाला है। 16.5 किलोमीटर समुद्र पर है और 5.5 किलोमीटर लगभग जमीन पर है। ठीक है, यानी कि पहले ये कुछ जमीन पर होगा। ठीक, अब यहां से जो है समुद्र पर बनना स्टार्ट हुआ होगा और फिर ये जमीन पर होगा। ठीक, तो इस तरह से कुछ बनाया गया है। तो टोटल दूरी तो 22 किलोमीटर है, लेकिन 16.5 किलोमीटर ही केवल समुद्र पर बना हुआ है। कितने रुपए से शुरू हुआ प्रोजेक्ट, तो 18,000 करोड़ रुपए टोटल लगने थे इसमें। 2018 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने इसको फाइनेंस किया है। 80% जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी पैसा देती है और 20% जो है भारत सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के पैसा लगाई है। यानी कि 18,000 करोड़ में से 3600 करोड़ रुपया, 20% केवल, यानी कि 3600 करोड़ रुपया अपनी सरकार और महाराष्ट्र सरकार मिलकर के लगाती है, और बाकी जितना भी पैसा बचता है 18,144 यानी कि आपका 14.4 करोड़ रुपया या 14,400 करोड़ रुपया। ठीक है, कौन लगाया है, तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने लगाया है। फिर एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपन रोड टोलिंग यहां पर स्टार्ट की जाएगी, यानी कि गाड़ी को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी बिना रोके ही आपके गाड़ी से टोल टैक्स कट जाएगा। बस आप अगर फास्टैग लगा के रखे हो या नंबर प्लेट के जरिए, जो भी वो लोग करें, बट वैसे फास्टैग के जरिए ही होता है। तो वो एक्चुअली GPS से एक कनेक्शन जुड़ा होता है, उसके लिए सैटेलाइट के थ्रू हो जाता है। वो भी टॉपिक मैं कभी कवर कर दूंगा। ठीक है, कवर नहीं कर पाया था, मैंने PPT बनवाई थी बट वो एग्जैक्टली कवर नहीं हो पाया। तो ओपन रोड टोलिंग जो है उस पर होगी। उसके बाद एक चीज और है कि उसको 6.5 रिक्टर भूकंप रोधी बनाया गया है और नाइस बैरियर का प्रयोग किया गया है। नाइस बैरियर क्या होता है, नाइस बैरियर ये होता है कि कोई गाड़ी अगर इधर जा रही है तो इसको उठाते हैं और गाड़ी अगर सामने चली गई तो ये टूटेगा नहीं, पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नाइस बैरियर, कि गाड़ी को अगर रोका तो अपने आप उठ जाएगा, अगर वो टोल काट लिया तो उसको नाइस बैरियर कहते हैं, जिस हिसाब से भी लगेगा। वैसे तो अभी ओपन रोड टोलिंग की बात हो रही है। ठीक है, इससे पहले जो सबसे लंबा पुल था वो कौन सा था, तो भूपेन हजारिका पुल था, जो कि असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि इससे पहले जो सबसे लंबा पुल भारत का था वो था आपका भूपेन हजारिका पुल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर था। अभी फिलहाल कौन सा हो गया है, तो अटल जो है आपका अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु न्यावा शेवा सी लिंक जो है सबसे लंबा पुल हो गया है। अब एक और बहुत जबरदस्त न्यूज आती है, इसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी वानी आप लोग भी पी लीजिए, मैं भी जो है 1 मिनट पानी पी लेता हूं, उसके बाद फिर इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो न्यूज क्या है, 4,477 शहरों पर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट हुई है। तो पहला प्रश्न यहीं से बन सकता है कि कितने शहरों को शामिल किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में, तो आंसर हो जाएगा 4,477 शहरों को शामिल किया गया। ठीक है, कितने उसमें गंगा शहर थे, तो 88 गंगा शहरों को शामिल किया गया। गंगा शहर क्या होते हैं, जो गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं उनको गंगा शहर कहता है। फिर कितनी छावनियों को, यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो होता है, उनको शामिल किया गया, तो वो है टोटल 61 छावनियों को शामिल किया गया। अब देखिए यहां पर मैंने टेबल बना दिया है, जीवन बिल्कुल आसान कर दिया है। ठीक है, अब अगर इसके बाद कोई प्रश्न गलत करके आ जाए तो बस वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से मैंने टेबल बनाया है आपके लिए। चलिए, पहले रैंक पर कौन आता है 1 लाख से अधिक आबादी में। 4 सेक्शन में इसमें जो है अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। पहला है 1 लाख से अधिक आबादी, दूसरा है, तो चारों कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, पहला है कि 1 लाख से अधिक आबादी वालों को अवार्ड मिलता है स्वच्छ सर्वेक्षण का। दूसरा है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को मिलता है। तीसरा है जो भी कैंटोनमेंट बोर्ड है या कैंट है उनको मिलता है।
जिनको छावनियां कहते हैं, और चौथा गंगा शहरों को मिलता है। तो बात करते हैं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की। तो पहला जो अवार्ड, पहली रैंक जो मिली है वो किसको मिली है? तो वो मिली है इंदौर और सूरत को साथ में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि अभी पिछले 6-7 बार से इंदौर टॉप कर रहा है, लेकिन इस बारी सूरत भी पहले नंबर पर आया है। तो इंदौर एंड सूरत बोथ स्टैंड्स फर्स्ट पोजीशन, ठीक है ना, एट फर्स्ट पोजीशन। तो पहले पोजीशन पर ये दोनों है। दूसरी पोजीशन की बात करें तो नवी मुंबई जो है दूसरी पोजीशन पर है। तीसरी स्थान पर है विशाखापत्तनम। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद कर लेंगे। चूंकि भारत में जो ये सर्वेक्षण होता है, उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के भी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 14वें नंबर पर जो है नोएडा आता है। 14वें नंबर पर क्या आता है? नोएडा। ठीक, तो ये बात थी अभी तक 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की, जिसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विशाखापत्तनम और नोएडा 14वें नंबर पर आता है। ठीक है, फिर आता है 1 लाख से कम आबादी वाले 3 जो शहर हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सासवड़ है जो कि महाराष्ट्र का है, पाटन है जो कि छत्तीसगढ़ का है, और तीसरा है लोनावला। लोनावला भी महाराष्ट्र का है। तो पहला और तीसरा महाराष्ट्र का है, और दूसरा जो शहर है वो पाटन छत्तीसगढ़ का है। तो सासवड़, पाटन और लोनावला, ये 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है, ये उन जो है शहरों का नाम है। फिर आता है कैंट। कैंट में अगर देखा जाए तो महू कैंट, देवलाली कैंट और अहमदाबाद कैंट। महू, देवलाली और अहमदाबाद क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। गंगा शहरों की बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एक बात बहुत क्लियरली समझिए कि अगर आप MPPCS देते रहते, UKPCS देते रहते, इवन BPSC देते रहते, तो वो लोग क्या करते हैं कि स्टेट रूप से बायस्ड है, यानी कि वो अपने ही राज्य की खास खास खबरें पूछते हैं। लेकिन जब बात आती है UPPCS की, तो मुझे नहीं पता, बट ये लोग किसी भी राज्य की खबर, किसी भी इंटरनेशनल खबर और राष्ट्रीय स्तर की खबर को एक समान जो है यहां पर अनबायस्ड होकर के वरीयता देते हैं, और कोई भी खबर पूछी जाती है। इसीलिए जब UPPCS की तैयारी करिए तो केवल स्टेट फोकस्ड न्यूज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आप ये गलती करके आओगे और वहां पर आपको किसी चीज में, किसी प्रोडक्शन में महाराष्ट्र अधिक रहेगा, किसी प्रोडक्शन में, जैसे सोयाबीन का प्रोडक्शन तो महाराष्ट्र अधिक है, ठीक है, आप पढ़ो यूपी का, यूपी मिलेगा ही नहीं, सोयाबीन के प्रोडक्शन में चौथे 5वें नंबर पर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि स्टेट फोकस्ड न्यूज नहीं पढ़नी है, सारी न्यूज पढ़नी है, ठीक है, खासकर UPPCS के लिए। और इसीलिए UPPCS के साथ आपको यूपीएससी की भी तैयारी करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम क्या है, अनबायस्ड है। चलिए, तो गंगा शहरों में पहला आता है वाराणसी, ठीक, दूसरा आता है प्रयागराज और तीसरा आता है बिजनौर। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, वाराणसी, प्रयागराज और बिजनौर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य। तो पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आता है MP, तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ और 9वें नंबर पर आता है यूपी। तो यूपी को याद कर लीजिए पहले, तो यूपी आता है 9वें नंबर पर, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा भी याद करना है, क्योंकि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अनबायस्ड है। वो पूछ लेगा कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में दूसरा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि MP है। ठीक, कैसे याद करेंगे? तो चूंकि इंदौर टॉप करता है हर बार, तो इंदौर का जो राज्य है वो पहला नहीं है, ऐसे याद कर लो। ठीक, छोटे शहरों में कौन टॉप किया है? तो छोटे शहरों में महाराष्ट्र का एक राज्य महाराष्ट्र का एक शहर टॉप किया है। तो याद कर लो कि सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला कौन है, तो महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर कौन है? MP है। और तीसरे नंबर पर कौन है? छत्तीसगढ़ है, MP का ही भाई है। ठीक है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ MP से कब अलग हुआ था। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा हूं, देखता हूं कितने लोग कमेंट करते हैं। ठीक, फिर यूपी आता है 9वें नंबर पर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 26वें 27वें नंबर पर आता है। अरुणाचल प्रदेश जैसी जगह बहुत गंदी है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो अगर अवार्ड देना चाहिए डर्टीएस्ट स्टेट का, तो किसको देना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश को। तो हो सकता है UPPCS में इस तरह का भी क्वेश्चन बना के दे दे कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों में सबसे गंदा शहर किसको घोषित किया गया है, ये गंदा स्टेट किसको घोषित किया गया है राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया। ये चीज याद रखेंगे। इस जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार बंट रहा था, तो उसको जब ऑर्गेनाइज किया गया तो एक नया गाना चल रहा था, थीम सॉन्ग, जिसका नाम है नया संकल्प है नया विकल्प है। गाया कौन है? तो कैलाश खेर महोदय ने इसको गाया है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड दिया गया एक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में पूछा भी। तो इसका नाम है चंडीगढ़। क्या नाम है? दिला दे घर, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या है? सफाई मित्र सुरक्षित शहर। तो सफाई को अलग कर लो, मित्र सुरक्षित कर दो और शहर कर दो। ठीक है ना, तो सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है चंडीगढ़ है। चलिए, तो ये जो पूरा था हम लोग का 4477 शहरों पर स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बारी
टॉप चीजें बता देता हूं कि टोटल शहर 4,477 शामिल हुए। 1 लाख से अधिक में इंदौर के साथ सूरत भी था। 1 लाख से कम में टॉप किया है सासवड़, जो कि महाराष्ट्र का है। कैंट की कैटेगरी में महू टॉप किया, और गंगा शहरों में वाराणसी और प्रयागराज क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर रहे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र के बाद एमपी और फिर छत्तीसगढ़। 9वें नंबर पर यूपी रहा, और सबसे गंदा राज्य रहा अरुणाचल प्रदेश, मिजो उसके बाद रहा। ठीक, नया संकल्प है, नया विकल्प है, कैलाश खेर का गाना था। सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को घोषित किया गया। भारत का एक्सपोसेट, ठीक है, तो एक्सपोसेट जो भारत का है वो PSLV C58 के द्वारा भेजा गया है। करीबन मुझे लगता है ये चौथी बार मैं कवर कर रहा हूं। ठीक, 500 प्लस क्वेश्चन में मैंने कवर किया। स्टेट जो मंथली करंट अफेयर MCA आ रहा है उसमें मैंने कवर किया। उसके बाद मैं अभी इसे कवर कर रहा हूं। ठीक है, उसके साथ साथ तो 3 तो मुझे एग्जैक्टली याद है, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन जरूर रिपीट रहे होंगे। तो एक्सपोसेट जो है भारत का वो PSLV C58 के द्वारा छोड़ा गया है। तीव्र एक्सरे स्रोतों से ध्रुवीकरण की जांच करेगा। काम क्या है, कोई भी एक्सरे अगर निकलती है किसी भी स्रोत से तो उसके ध्रुवीकरण की जांच करेगा। पता क्या चलेगा उससे, पता ये चलेगा कि जैसे ब्लैक होल से, बेसिकली ब्लैक होल से ही जो एक्सरे निकलती है, कैसे निकलती है वो मैंने अभी जो MCA का लास्ट सेक्शन आया उसमें मैंने बताया है, सिग्निस X1 के बारे में, जाकर के देख लीजिएगा उसको। जब भी कोई बॉडी जो है ब्लैक होल की ओर जाती है एक स्पाइरल आकार में, ठीक है, सर्पिलाकार मोड से उसके केंद्र की ओर, यानी कि जो डार्क ब्लैक होता है उस और जब गिरती है तो उसमें से एक्सरे और अन्य वेधी किरणें निकलती हैं। ठीक है, अब वो किरणें जो निकलती हैं वो पोलराइज्ड होकर के निकलती हैं, तो उन्हीं स्रोतों का पता करेगा। उससे पता चलेगा कि एक्सरे जो आपका ब्लैक होल है उसका शेप कैसा है, वो कितनी दूर स्थित है, और भी बहुत सारी चीजों का पता चल पाएगा। 2 तरह के पेलोड लेकर के जा रहा है। पेलोड क्या होता है, पेलोड मतलब होता है वो सामान जो कि जिससे कि हम लोग कोई भी परीक्षण टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो 2 झोला ये लेकर के अपने साथ में जा रहा है। क्या क्या नाम है, पहला है पॉलिक्स और दूसरा है एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्ट, तो 2 पेलोड्स लेकर के जा रहा है, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। नाम याद रखेंगे। इसको भी मैंने कवर किया है इसके पहले भी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज आई थी जिसके 2 लेक्चर मैंने लिए थे UPSC के एग्जाम से पहले। आप खोजोगे तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 18 जून से पहले उसको कवर किया है मैंने। पॉलिक्स को रमन इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में पता करेगा। ठीक, और एक्सपेक्ट जो है UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो ये जो पूरा आपका एक्सपोसेट जा रहा है वो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में पता करेगा। अमेरिका के बाद इंडिया जो है सेकंड कंट्री है जिसने कोई एक्सरे पोलरीमीटर टाइप का अपना कोई एक इस तरह का अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये हो गया भारत का एक्सपोसेट के बारे में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि प्री में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, या अंतरिक्ष से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है मेंस में तो वहां भी लिखने के लिए काफी अच्छा मैटर देगा। फिर वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन हो रहा है, सिटी प्रमाणन, वेटलैंड सिटी प्रमाणन हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो शहर अपनी शहरी आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे उन्हें ये सिटी प्रमाणन प्रदान किया जाएगा। स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली से ये आता है। ठीक है, तो देखिए, अपनी शहरी आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे उन्हें यह प्रदान किया जाएगा। COP12 में ये रेजोल्यूशन आया था, कौन सा, कि स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली से किसी भी शहर को जो है सिटी प्रमाणन दिया जाए, वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन दिया जाए। तो कौन कौन से शहर है, तो इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश का है, भोपाल है जो कि मध्य प्रदेश का है, और उदयपुर है राजस्थान का। ठीक है, इसे भी मैंने 500 प्लस क्वेश्चन में कराया है। अब बहुत दोस्त पूछते हैं कि 500 प्लस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो प्लेलिस्ट में जाओगे, आई दृष्टि सर्च करोगे तो आई दृष्टि नाम का जो करीबन 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट की क्लासेस हैं, उसमें 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन इस तरह से मैंने कवर कराया है। तो उसी के अंदर आपको वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन का ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इंदौर, भोपाल और उदयपुर याद रखिएगा, वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन में अवार्ड पाए हैं। फिर आता है अमृत धरोहर पहल। तो पहली बात तो ये आता है कि अमृत धरोहर पहल है किसकी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है। और ये पहल जो है वेटलैंड सिटी प्रमाणन के जो लक्ष्य हैं उसी के अनुरूप है अमृत धरोहर पहल। ठीक है ना, तो जो वेटलैंड सर्टिफिकेशन वाला एक चल रहा है मुहिम, उसमें अमृत धरोहर पहल जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा चलाई जा रही है, वो भी वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप ही है। ठीक, इस पहल का क्या काम है, इस पहल का काम शहरी क्षेत्रों में आर्द्र भूमि का संरक्षण और उपयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दी हैं। बात करें इंदौर की, तो इंदौर में होलकर राजवंश के बारे में दिया हुआ है कि ये सबसे स्वच्छ शहर है और सिरपुर झील यहाँ पर पड़ती है। तो सिरपुर झील कहाँ पड़ती है, तो इंदौर में पड़ती है। इससे ज्यादा रिलेटेड कुछ भी आपको जानना नहीं है। ठीक है,
कुछ और भी बातें लिखी हुई हैं, बता दे रहा हूं क्या क्या है। भोपाल की भी एक आर्द्रभूमि का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है भोज सागर। ठीक है, तो भोज सागर जो है ये भोपाल में पड़ी हुई एक आर्द्रभूमि है। ठीक है, जबकि जो भोपाल जो है वो भी सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है जहां भोज आर्द्रभूमि स्थित है। फिर बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में पिछोला सागर, ठीक है, पिछोला सागर या पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर व दूध तलाई स्थित है। तो इस तरह से उदयपुर के बारे में, ठीक है, भोपाल के बारे में और इंदौर के बारे में, ये जो तीनों शहर थे जिन्हें वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेशन मिला है, वहां पर कौन कौन सी वेटलैंड है इसके बारे में भी चर्चा कर दी गई है। हो सकता है कि सिरपुर झील कहाँ स्थित है ये पूछ लिया जाए, सिरपुर वेटलैंड कहाँ स्थित है ये पूछा जाए, या भोज वेटलैंड कहाँ स्थित है, भोपाल में स्थित है वो पूछा जाए। पिछोला सागर, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावनाएं हो जाती हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, अगली खबर है हम लोग की पार्वती काली सिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट, यानी कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। ठीक है, ये पहली बात तो ये कि 75,000 करोड़ रुपए से राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच की योजना है। तो मैंने यहां दिखा दिया है कि एक मध्य प्रदेश है, ठीक है, एक है राजस्थान और तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों के मध्य की एक योजना है। ठीक, और कितने रुपए से स्टार्ट हो रही है, तो 75,000 करोड़ रुपए से स्टार्ट हो रही है। ये ईआरसीपी का पार्ट है। किसका पार्ट है, ईआरसीपी का पार्ट है। बुक में नहीं मिलेगा, मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट है। ठीक है, ये समझौता मुख्यमंत्री जो थे मध्य प्रदेश के उनके साथ, जो भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के उनके साथ, और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में नई दिल्ली में ये जो है समझौता, नई दिल्ली में यह समझौता किया गया। समझौता हो क्या रहा है, कह रहा है कि केंद्र सरकार 90% इसमें व्यय करेगी और बाकी 10% का व्यय जो है वो संबंधित राज्य करेंगे। इसमें एमपी और राजस्थान के टोटल 17 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते हैं, 17 नहीं 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो है राजस्थान के आएंगे और 13 एमपी के, यानी कि टोटल 26 जिले जो है लाभान्वित होंगे। तो ये पॉइंट याद रखना है कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, और इसमें टोटल जो है 26 जिले लाभान्वित होंगे, जिसमें से 13 जो है राजस्थान के या पूर्वी राजस्थान के आते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ईआरसीपी का पार्ट है, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में चलाया जा रहा है। 75,000 करोड़ रुपए का टोटल व्यय इसमें शामिल है। 90% उस व्यय को केंद्र सरकार जो है उठाएगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी राजस्थान की सरकार है तो 10% राजस्थान की सरकार, या 5-5 डिवाइड कर लेंगे जिस हिसाब से भी हो, टोटल मिलाकर 10% ये लोग उठाएंगे। तो 13 जिले आते हैं राजस्थान के, यानी कि 13 जिले एमपी के होंगे, 26 जिले टोटल लाभान्वित हो रहे हैं। 5,80,000 उसके साथ साथ उससे ज्यादा भूमि की सिंचाई के लिए यहां पर पानी उपलब्ध होगा और 30-40 साल तक पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। टोटल 7 बांध ये लोग बनाएंगे। इस तरह का कुछ एक समझौता है, याद रखेंगे कि किन किन राज्यों के मध्य समझौता है। चलिए अगला है कि हिमालयन वुल्फ दिखा है, आईयूसीएन ने हिमालयन वुल्फ को वल्नरेबल श्रेणी में शामिल कर दिया है। अगर साइंटिफिक नाम पूछे, वैसे तो ये बहुत घटिया कोई मास्टर होगा जो ऐसा प्रश्न बनाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है बना दे किसी ना किसी एग्जाम में। तो कैनिस ल्यूपस चांको जो है हिमालयन वुल्फ का साइंटिफिक नाम होता है, ये भी याद रखेंगे। ये पाए कहाँ जाते हैं, तो हिमालयन वुल्फ जो होता है, हिमालयन वुल्फ, वो 4,000 मीटर के ऊपर ही पाए जाते हैं, यानी कि 4 किलोमीटर के ऊपर, यानी कि आइस लाइन के ऊपर। आइस लाइन होती है, जैसे पर्वत जो होते हैं ना, तो ऊपर आप देखते हो कि आइस जमी होती है, व्हाइट कलर का होता है। तो 4,000 मीटर जैसे ही पर्वत क्रॉस करेगा हाइट, ठीक है, इसके बाद जो है आइस जमना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं आइस लाइन। ठीक है, चलो, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस ये जान सकते हो कि हिमालयन वुल्फ जो है वल्नरेबल श्रेणी में आईयूसीएन ने रखा है। ठीक, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर का है, 25 बार बता चुके हो, फिर भी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में चाहो तो बता दो। ठीक है, चलो अगला जो न्यूज है हम लोग की वो क्या है, पेंच टाइगर रिजर्व पहला डार्क स्काई पार्क बना रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व जो है आपका, जिसको पीटीआर भी बोल रहा है, महाराष्ट्र का रिजर्व है। अब बात आती है कि सर पेंच तो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो कहां से महाराष्ट्र में पहुंच गया। देखिए, पेंच जो टाइगर रिजर्व है वो बेसिकली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है आपका, जैसे इधर महाराष्ट्र है और इधर एमपी है, तो इन दोनों के बॉर्डर पर ही स्थित है। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में है बिल्कुल, लेकिन एक भाग जो है इसका, थोड़ा भाग, वो आपके महाराष्ट्र में भी आता है। तो जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है उसी के बारे में बात कर रहा है कि वहां पर डार्क स्काई पार्क बनाया जा रहा है, जो कि एशिया का 5वां है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो भी डाउट होगा पेंच को लेकर के वो क्लियर हो गया होगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया जा रहा है, जो कि एशिया का 5वां है। तारा अवलोकन के लिए संरक्षित क्षेत्र है,
मतलब हम लोग तारा देख सकते हैं, ठीक है। तो डार्क स्काई पार्क क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि कृत्रिम प्रकाश, जो भी लाइटिंग होती है ना, हम लोग ट्यूबलाइट इत्यादि चीजें जो कृत्रिम प्रकाश जलाते हैं, उसके प्रदूषण को सीमित रखता है। आमतौर पर पार्क वेधशाला के पास स्थित होता है, ठीक है। मतलब आप ये जानते हो तारामंडल का नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग तारामंडल के साथ साथ प्लेनेटोरियम भी बोलते हैं, ठीक। तो उसी तरह का कुछ डार्क स्काई पार्क भी बनाया जा रहा है, क्योंकि जब लाइट का पोल्यूशन और अतिरिक्त पोल्यूशन भी नहीं होगा, पार्क के बीच में बनाया जाएगा, वहां पे लाइट पोल्यूशन कह रहा है कि नहीं होगा, कृत्रिम प्रकाश पोल्यूशन, तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, इस क्षेत्र में वेधशाला निर्माण कर सकते हो और वेधशाला से खुली आंखों से या फिर मतलब वेधशाला में जो भी ऑपरेटर्स होंगे उनकी मदद से आप लोग स्काई को देख सकते हो। तो डार्क स्काई पार्क कहां बना है, तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में बना है, ये चीज याद रखनी है। चलिए, एशिया का चौथा है, पांचवा है। फिर यहां पर एक अटपाडी संरक्षण रिजर्व के बारे में छोटा सा लेख लिखा हुआ है, उसको भी मैंने अपने में शामिल कर लिया है, अटपाडी संरक्षण रिजर्व, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है, एक सेकंड बस वेट करिएगा। चलिए, ये महाराष्ट्र में स्थित है, अटपाडी संरक्षण रिजर्व, सांगली जिले में, ठीक है। तो अगर पूछ लेता है कि अटपाडी संरक्षण रिजर्व या कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है, तो सांगली जिला महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक पारिस्थितिकी पुल है, किसको किसको जोड़ता है, मतलब क्यों पारिस्थितिकी पुल है, क्यों इकोसिस्टम का एक पुल है, ठीक है ना, ठीक है ना, या इकोलॉजिकल पुल है, सॉरी इकोसिस्टम नहीं, इकोलॉजिकल पुल क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मैन संरक्षण क्षेत्र को मधलोक पक्षी अभयारण्य से जोड़ता है, ठीक है, बीच में पड़ता है। जैसे अगर इधर मैनी संरक्षण क्षेत्र है, ठीक, और इधर मधलोक पक्षी अभयारण्य है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, तो ये कर रहा है अटपाडी संरक्षण रिजर्व, इसीलिए इसको इकोलॉजिकल पुल की संज्ञा दिया जा रहा है, इकोलॉजिकल ब्रिज, ठीक है। अगला एक न्यूज आता है, तालाबीरा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है, नाम याद रख लीजिए, तालाबीरा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, 800x3 मेगावाट का, यानी कि टोटल 2400 मेगावाट की क्षमता का ये संबलपुर उड़ीसा में तालाबीरा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कितनी लागत लगी है ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन 27,000 करोड़ रुपए लगे हैं। ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। उसके साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध कराएगा, ये भी सबको पता है। इसे उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी में अभी से उसकी तय हो गई है, मतलब कि कौन कौन खरीदेगा उसकी बिजली, ये भी अभी से तय हो गई कि उड़ीसा जो है 800 मेगावाट कंजम्पशन लेगा, तमिलनाडु जो है 1500 मेगावाट लेगा, केरला 400 मेगावाट लेगा, पुडुचेरी 100 मेगावाट लेगा इस तालाबीरा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से। कितने टोटल क्षमता का है, तो 2400 का है, जिसको हम लोग 800x3 में बांट सकते हैं, मतलब 3 एक ही प्रांगण में या अलग अलग प्रांगण में टोटल 3 प्रोजेक्ट जो है स्टेब्लिश किए जाएंगे, या 3 पावर प्लांट स्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। कितने महीने में चालू होगा, तो 52 महीने में चालू होगा, अभी बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जब 52 महीने में चालू होगा तो उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी से बिजली लेना स्टार्ट करेंगे। फिर आता है फर्स्ट ग्रेफीन सेंटर। तो ग्रेफीन क्या होता है, पहले ये समझो, जो कार्बन होता है ना, वो आपको पता है कि जब आप इंटरमीडिएट में अगर साइंस बैकग्राउंड के रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, जहां पर अकार्बनिक लोगों का अध्ययन किया जाता है, यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है, और एक पूरी ब्रांच होती है कार्बनिक की। तो कार्बन बहुत ज्यादा यौगिक बनाता है क्योंकि वो सबसे जुड़ जाता है, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता है। तो कार्बनिक के लिए या ऑर्गेनिक के लिए पूरा एक केमिस्ट्री का पोर्शन ही बना दिया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा 1 साल पूरा ऑर्गेनिक पढ़ोगे। तो कहने का मतलब कार्बन जो है एक 4 वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जब बनाओगे तो 4 वैलेंसी उसकी ऐसे फ्री रहती है, ठीक है। तो 4 लोगों से वो करता है, संयोग करता है। आप देखते होगे CH4 बनता है और क्रमशः बनता ही जाता है, C2H3 बना देगा या C3H1 बना देगा, जो भी बनाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से C3H1 नहीं बनाता है, ठीक है, C2H2 बना देगा। तो बात कर रहा था कि इसकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। इसके बाद ये एक अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, जिसको बोलते हैं अपर रूपता या एलोट्रॉप्स। जैसे कार्बन के 60 मिल करके C60 बनाते हैं, जिसको बकमिंस्टर फुलरीन ने खोजा था, ठीक है। तो फुलरीन एक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके अलावा क्या ये बनाता है, तो उसके अलावा ये ग्रेफीन के रूप में पाया जाता है, फिर ये ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, फिर ये डायमंड के रूप में पाया जाता है। तो आप देखोगे कार्बन जो है बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर रखता है, ठीक। तो ग्रेफीन क्या है, एक एक एटम्स ऑफ कार्बन की एक ऐसी चेन है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल बनाता है वर्ल्ड का। सोचो, एक एक एटम्स ऑफ कार्बन की मिली हुई ऐसी चेन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल बनाता है वर्ल्ड का। यानी कि कितना भी प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए, ये टस से मस नहीं होगा, ठीक है। तो
इसका एक फर्स्ट ग्रेफीन सेंटर बना रहे हैं थ्रिशूर केरला में। नाम याद रखेंगे, फर्स्ट ग्रेफीन सेंटर विल बी स्टेब्लिश्ड एट थ्रिशूर केरला। थ्रिशूर केरल में स्थापित किया जा रहा है। मिट्टी मंत्रालय केरला गवर्नमेंट और टाटा स्टील मिलकर के इसको बना रही है। मिट्टी मंत्रालय क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री होती है, ये इसको बना रही है। केरला गवर्नमेंट और टाटा स्टील तीनों मिल करके फर्स्ट ग्रेफीन सेंटर बना रहे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रेफीन अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यानी कि ग्रेफीन अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद और ग्रेफीन के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, क्षमता निर्माण के लिए इसको जो है उस उद्देश्य से इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ग्रेफीन जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। अब यहां पर आपसे एक कार्बन के बारे में प्रश्न पूछता हूं। चलो, पहला है ग्रेफाइट और दूसरा है डायमंड, ठीक। जरूर से आंसर करना है। मैं देखूंगा कि अगर ये एग्जामिनेशन में आता तो कितने लोग करेक्ट करते। जो आता होगा वही आंसर कर देना, देख के आंसर मत करना। चलो, यहां पर दो तरह की कंडक्टिविटी लिख रहा हूं। पहला है थर्मल कंडक्टिविटी TH और C कंडक्टिविटी, और दूसरा है आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि ताप की स्थिति में कैसा वर्क करेगा और इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति में कैसा वर्क करेगा। आपको बताना है कि ग्रेफाइट जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। डायमंड की थर्मल अच्छी होती है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होती है, ठीक है। इन दोनों में से ये इस तरह से आप लोग आंसर करो कि किसकी कौन सी अच्छी होती है, एक लाइन में लिख करके। देखते हैं कि कितने लोगों को खुद से मालूम था। अगला एक न्यूज है यहाँ पर स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस को लेकर के, ठीक है। पानी पीते रहिए आप लोग। 35वें पेज पर हम लोग पहुंच गए हैं, 15वें पेज से हमने स्टार्ट किया था। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस को लेकर के क्या न्यूज है कि 206 फीट ऊंची ब्रॉन्ज की एक प्रतिमा बनाई गई। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। जगन मोहन रेड्डी ने इसको वो किया, क्या बोलते हैं कि उद्घाटन किया। प्रतिमा है किसकी? प्रतिमा है आपके BR अंबेडकर की। किसकी है? BR अंबेडकर की, ठीक। आप 500 प्लस क्वेश्चन जब देखोगे तो स्टार्टिंग में ही एक ऐसी ही न्यूज मैंने कवर किया है, ठीक है। तो उसमें मैंने BR अंबेडकर की जितनी बुक्स थी, जो पैक्ट हुए, जहां जन्म लिया, वो सब कुछ कवर करके रखा हूं। अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। 100 बार एक ही चीज में बताना बहुत उचित नहीं समझता हूं। मैं चाहता हूं कि वीडियोस अगर लगातार देखोगे, क्रम से देखोगे, तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब हर बार वही चीज रिपीट करूंगा तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस BR अंबेडकर की प्रतिमा है, जो कि 206 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बोला जा रहा है, और विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में इसको मुख्यमंत्री जो उस समय थे जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इनॉग्रेट किया। कहां पर है? विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में है। इसकी मूर्तिकार कौन है? तो राम सुतार जो है मूर्तिकार है, जो कि काफी फेमस मूर्तिकार हैं, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस याद रखेंगे। और BR अंबेडकर से संबंधित भी बहुत सारी चीजें, जैसे इनकी बुक्स बता दे रहा हूं, बुक्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने चुनाव कहां से लड़ा, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां थी इनकी, और तीसरी चीज पैदा कहां हुए थे। ये तीनों पॉइंट आप लोग का काम है, आप लोग नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद अगर कमेंट कर सकते हो तो कमेंट कर दो, ठीक है। चलो, अगला क्या हुआ? इटली और भारत के मध्य कहां गया? भारत और इटली के मध्य प्रवासन और आवाजाही संबंधित समझौता हुआ है। तो इसमें बहुत ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा, बस ऐसे ही आपको बता दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पिछले जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, वो दिसंबर में भारत सरकार और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही, ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किया, और उसकी पुष्टि करने संबंधित विदेश मंत्रालय को ये प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी। इस समझौते में दोनों देशों के मध्य संपर्क वृद्धि होगी। विद्यार्थी या कारीगर या कारोबारी या युवा पेशेवर की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही दोनों पक्षों के बीच अनियमित प्रवासन से जुड़े मुद्दे में भी सहयोग मिलेगा, ठीक है। यह समझौता अध्ययन के बाद के अवसरों, जैसे इंटर्नशिप हो गई, पेशेवर प्रशिक्षण का तंत्र हो गया, या मतलब अन्य कई सारी चीज़ों में वर्तमान जो भी इटली का वीज़ा होता है उस व्यवस्था को परमिट करता है, जो कि फ्लो डिग्री के तहत मौजूद श्रम आवाजाही मांगों के अंतर्गत भारत के लिए एक लाभ का आश्वासन देता है। तो जो चीज़ें लिखी हुई थी बस वही चीज़ें मैंने रीड आउट कर दी हैं, वो आप भी पढ़ सकते हो। तो आज एक सेक्शन पूरा जो हम लोग का है वो हम लोगों ने राष्ट्रीय वाला कवर कर लिया है। इतनी चीज़ें इस बुक में दी हुई थी, और 1 घंटे 22-23 मिनट में हम लोग इसको कवर कर लिए हैं। तो जो दूसरी न्यूज़ आएगी वो आएगी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर अर्धवार्षिकी, जो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के गैप पर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। हालांकि
हालांकि नोट्स प्रिपेयर है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होती हैं, वो चीज़ें मैं देख लूँगा क्या क्या ऐड ऑन करनी है। और लगभग नोट्स जो है हम लोग का प्रिपेयर है, नोट्स देखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नोट्स दिखा के और इस तरह की इमोशनल चीज़ें करके कोई किसी से लाभ नहीं लेना है, आपका सिलेक्शन ही मुख्य लाभ है, ठीक है। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि उससे बहुत बूस्ट होता है। पैसे तो लिए नहीं जा रहे हैं आप लोगों से, केवल ये फ्री इनिशिएटिव और इसी तरह से चलता रहे, इसके लिए जो है बहुत जरूरी होता है कि आप लोग कमेंट्स करें, ठीक है। और अगर किसी का कोई सुझाव है तो वो भी जरूर देगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।